नमस्कार दोस्तों। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको एक कहानी उन बुज़ुर्गों की जो अपने पोते के जन्मदिन पर उसके कहने भर से अपने बेटे बहू के शहर पहुँचे, मगर उनके साथ जो स्टेशन पर हुआ वह दर्दनाक हादसा मैं आपको सुना रहा हूँ। हेलो हेलो अमित बेटा, बस हम पहुँचने वाले हैं, ट्रेन आउटर पर खड़ी है। अच्छा पापा, मैं भी निकलता हूँ ऑफिस से, बस 10 मिनट में स्टेशन पहुँच जाऊँगा। आप वेटिंग रूम में बैठ जाइएगा। इतना कहकर अमित ने फ़ोन काट दिया। उधर ट्रेन में बैठे सुरेश जी और उनकी पत्नी आशा जी भी बड़े उत्साह से अपने बैग अटैची संभाल ली, क्योंकि दिल्ली का स्टेशन आने वाला था। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर पहुंचने वाली थी। आशा जी ने बहुत गदगद होते हुए कहा, पता ही नहीं चला कि 5 साल कैसे बीत गए। लड्डू भी तो अब बोलने लगा है। सुरेश जी भी मुस्कुराकर बोले, हाँ, अगर उसने फ़ोन पर नहीं कहा होता दादाजी कब आओ दे, तो मैं आता नहीं। 5 साल में एक बार भी नहीं बुलाया अमित और सलोनी ने। आप तो हर बात पे नाराज़ ही रहते हैं। अरे बच्चे अपने कामों में बिजी थे कि हमारी देखभाल करते। दोनों को ऑफिस जाना होता है, खाली घर में क्या करते हम। ठीक है, अब बुला लिया ना, आशा जी ने समझाते हुए कहा। अच्छा सुनिए, उनके फंक्शन में कुछ भी हो ज़्यादा टेंशन मत करना, दिल्ली का सिस्टम अलग है। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। चलो प्लेटफॉर्म आ गया, सुरेश जी ने कहा और अपनी अटैची ट्रेन के डब्बे की गैलरी में घसीटते हुए गेट की ओर चल दिए। पीछे पीछे बैग और पानी की बोतल संभालते हुए आशा जी भी चल रही थी। 5 साल पहले अमित ने और सलोनी ने दिल्ली में ही गुपचुप शादी कर ली थी। सुरेश जी और आशा जी को जब पता चला तो वह बहुत नाराज़ हुए। अब 5 साल बाद जब उनका बेटा लड्डू 2 साल का हो गया तो उसके जन्मदिन पर एक ग्राउंड पार्टी का आयोजन दिल्ली के एक बड़े होटल में किया जा रहा है। बहुत मनाया, कई बार दोनों ने सॉरी बोला, तब कहीं जाकर सुरेश जी और आशा जी ने पार्टी में दिल्ली में आने का मन बनाया। लेकिन पक्का निर्णय उस समय लिया जब 2 साल के नन्हे लड्डू ने अपनी तोतली जवान में दादा दादी को इनवाइट किया और सारे गिले शिकवे बुलाकर दोनों ने रिजर्वेशन करा लिया। सुरेश जी ने आशा जी का हाथ पकड़कर प्लेटफॉर्म पर उतारा और अमित को फ़ोन करने लगे। बेटा, हम प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, तुम कितनी देर में यहाँ पहुँच रहे हो? पापा, बस आधा घंटा लगेगा, आप वेटिंग रूम में बैठिए, चाय वाय पीजिए, मैं ऑफिस से निकलता हूँ, अमित ने उत्तर दिया। तो अभी तक ऑफिस से निकले ही नहीं हो? तुम तो कह रहे थे कि 10 मिनट में निकल रहा हूँ। सुरेश जी को झुंझलाहट आ रही थी। अरे पापा, एक इम्पॉर्टेंट फाइल साइन करनी थी, बस निकल ही रहा हूँ 20-25 मिनट में, यह कहकर अमित ने फ़ोन काट दिया। सुरेश जी वेटिंग रूम की ओर चलने लगे। अभी तक जनाब ऑफिस से निकले ही नहीं हैं, अभी आधा घंटा लगेगा पहुंचने में, करीब 1 घंटा या 1.5 घंटे में पहुंचेंगे, ऑफिस यहाँ रखा है, हद है। आप यूं ही बड़बड़ाते रहो, आ जाएगा, काम कर रहा है, घूम तो नहीं रहा है, आशा जी ने कहा। तुम्हारी इसी आदत से मुझे चिढ़ है, हमेशा अमित का पक्ष लेती हो। अरे जब उसे मालूम था कि हम आज आ रहे हैं तो क्या गाड़ी भेज नहीं सकता था स्टेशन पर? और फिर जब आज पार्टी है तो एक दिन की छुट्टी भी ली जा सकती थी। सुरेश जी बोले, छुट्टी की क्या बात है, पार्टी तो होटल में है, सब कुछ तैयार करना तो होटल वालों का काम है, हमें क्या, हम तो पैसा लेकर पहुंच जाएंगे बस। आशा जी ने शांति से पुल पर चलते हुए कहा। बस माँ बाप रिश्तेदार सबको चूल्हे में झोंक दो। और सुरेश जी बड़बड़ाने लगे। अच्छा बस करो, किधर जाना है? आशा जी ने बात काटी। इधर चलो, प्लेटफॉर्म एक इधर है, वेटिंग रूम भी इधर ही है। सुरेश जी ने सूटकेस घसीटते हुए बढ़ने लगे। वेटिंग रूम में आकर हाथ मुंह धोकर दोनों ने एक एक कप चाय पी। लगभग आधा घंटा बीत जाने के बाद सुरेश जी ने फिर अमित को फ़ोन किया। हेलो, कहाँ पर हो? बस पापा, अभी पहुँचा, ऑफिस से निकल चुका हूँ, ज़रा होटल में एडवांस देकर स्टेशन पहुँच रहा हूँ, अमित का जवाब था, फ़ोन अपनी जेब में रखते हुए। सुरेश जी को खामोश देखकर आशा जी ने कहा, क्या हुआ? अभी होटल जा रहा है एडवांस देने, उसके बाद यहाँ आएंगे, सुरेश जी ने बिस्कुट मुंह में डालते हुए कहा। चलो ठीक है, आ जाएगा, वैसे भी 11:30 ही तो हुआ है, पूरा दिन पड़ा है, पार्टी तो शाम 7 बजे से है,
आशा जी ने कहा। लगभग 1 घंटा हो चुका था। दोनों बैठे बैठे औंगने लगे थे कि सुरेश जी ने फिर अमित को फ़ोन किया। बहुत देर तक घंटी बजती रही और कोई उत्तर ना मिला। 2-3 बार फ़ोन करने के बाद भी जब कोई उत्तर ना मिला तो सुरेश जी झुंझलाते हुए बोले, अब फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। आशा जी ने सुरेश जी को समझाया, क्यों गुस्सा कर रहे हो, ट्रैफिक में फंसा होगा, गाड़ी चलाए कि फ़ोन उठाए। आधे घंटे में आ रहा हूँ बोला था और अब 1.5 घंटा हो चुका है। क्या तरीका है। सुरेश जी के चेहरे पर अभी भी गुस्से के भाव थे। दिल्ली का ट्रैफिक मालूम है ना, खामखा नाराज़ हो रहे हो। आ जाएगा। आशा जी ने कहा ही था कि फ़ोन की घंटी बज उठी। सुरेश जी ने झट से फ़ोन उठाया। हेलो, हाँ कहाँ पर हो। अमित ने उत्तर दिया, अरे पापा सॉरी, मैं जाम में फंसा हूँ, पता नहीं कितनी देर लगेगी। मैं सलोनी को फ़ोन करता हूँ, वह आपको लेने आ जाएगी। उसका ऑफिस स्टेशन के पास ही है। जब उसका ऑफिस पास ही है तो पहले नहीं कर सकता था। ठीक है करो, हम भी बैठे बैठे थक चुके हैं, सुरेश जी ने कहा और फिर आशा जी के पास आकर बेंच पर बैठ गए। प्रतीक्षा करते करते 1 घंटा और बीत गया। लगभग 2 बज चुके थे। भूख लगने लगी थी और धैर्य भी साथ छोड़ रहा था। चिल्लाते हुए सुरेश जी ने कहा, क्या तमाशा लगा रखा है, ऑफिस पास में है तो भी अभी तक नहीं आ पाई देवी जी। अच्छा बेवकूफ़ बनाया ये बड़े शहर वाले भी। अरे हमें पता भी नहीं बताया, वरना हम खुद ही पहुंच जाते। आप बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हो। अपना काम एकदम से छोड़कर कोई कैसे आ सकता है। आ जाएगी, वैसे भी पहली बार उसे देखेंगे, अब तक तो केवल फ़ोटो में ही देखा था। अच्छा आप कुछ खा लीजिए। ये कहते हुए आशा जी ने पूरी आलू और अचार डिस्पोजल प्लेट में लगाया और प्लेट सुरेश जी के सामने बढ़ा दी। ज़ोरों से भूख लग रही थी तो सब कुछ भूलकर सुरेश जी ने पूरी आलू खाए, पानी पिया और एक एक कप चाय का ऑर्डर देकर फिर इंतज़ार करने लगे। 3 बज चुके थे, अभी तक कोई नहीं आया था। सुरेश जी ने फिर फ़ोन किया तो अमित ने कहा, अरे पापा मैं तो समझ रहा था कि सलोनी आपको लेकर आई होगी। मैं तो बड़ी मुश्किल से जाम से निकलकर घर की तरफ जा रहा हूँ। मैं अभी सलोनी से बात करता हूँ। फ़ोन कट गया। सुरेश जी एकदम शांत होकर बैठ गए। आशा जी बेंच पर पैर पसार चुकी थी। लगभग 20 मिनट बाद फिर अमित का फ़ोन आया। हेलो पापा जी, सलोनी पहुँच रही है अभी, आप इंक्वायरी ऑफिस पर पहुँच जाइए। सुरेश ने झटपट आशा जी को उठाया और अपना अटैची बैग आदि संभालते हुए इंक्वायरी ऑफिस पर पहुँच गए। लगभग आधा घंटा तक खड़े खड़े थकने के बाद पास ही पड़ी बेंच पर बैठ गए और घड़ी देखते हुए बोले, 3:30 बज गया और अभी तक हमारी सुध नहीं आई इन लोगों को। तुम्हें क्या हुआ, आर यू ओके। आशा जी के चेहरे की ओर देखकर सुरेश जी बोले, पता नहीं क्यों एकदम से पेट और सर में दर्द होने लगा। आशा ने दर्द के कारण मुंह बिगाड़ते हुए कहा, अच्छा चलो वेटिंग रूम ही चलो, वहीं पर लेट जाना। जब सलोनी आएगी तो उसे वहीं बुला लूँगा। अरे उसका नंबर तो पूछा ही नहीं हम इससे, सुरेश जी ने कहा और दोनों वेटिंग रूम में लौट गए। आशा जी को बेंच पर लेटाना चाहा, लेकिन तब तक अन्य यात्री उनकी जगह पर बैठ चुके थे। अंत में केवल बैठने के लिए एक स्थान खाली था, जिस पर आशा जी बैठ गई। सुरेश जी ने सलोनी का फ़ोन नंबर पूछने के लिए अमित को कई बार फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन नॉट रीचेबल बता रहा। थक कर वह भी एक कोने में बैठ गए। शाम के 4:30 बज चुके थे। आशा जी के चेहरे से पता लग रहा था कि उनकी तकलीफ़ बढ़ रही है। एक बार फिर अमित को फ़ोन मिलाया। हेलो बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, जल्दी आओ। आप कौन बोल रहे हैं, एक महिला ने फ़ोन पर प्रश्न पूछा। बेटा मैं अमित का पापा बोल रहा हूँ, तुम सलोनी हो ना। यस मैं सलोनी बोल रही हूँ, पर मैं आपको नहीं जानती। और ये अमित कौन है। सॉरी रॉन्ग नंबर। फ़ोन कट गया। सुरेश जी हैरान व परेशान थे। अभी अभी थोड़ी देर पहले तक तो अमित का नंबर पर उससे बात हो रही थी, अब अचानक ये रॉन्ग नंबर कैसे हो गया। उनके चेहरे पर उदासी और परेशानी के भाव साफ साफ झलक रहे थे। आशा जी अब तक कराहने की स्थिति में आ चुकी थी। उन्हें देखकर उनके लिए दवाई लेने वे स्टेशन के बाहर निकल गए। यहाँ वहाँ देखा तो मेडिकल स्टोर नज़र नहीं आया।
आने जाने वालों से पूछते हुए थोड़ी दूरी पर एक मेडिकल स्टोर पहुँचे, लेकिन उसने ऐसी कोई भी दवा देने से मना कर दिया और पहले डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी। सुरेश जी दुखी हो रहे थे। इधर उधर देखकर सड़क पार करके स्टेशन की ओर बढ़ गए और जेब से फ़ोन निकालकर फिर से अमित को फ़ोन किया। हेलो अमित बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत बिगड़ रही है, तुम कहाँ हो? उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि सॉरी रॉन्ग नंबर सुनकर वह चुप हो गए। वह निराशा से भरा चेहरा लिए स्टेशन पर वेटिंग रूम में लौट आए। आशा जी अभी तक करा रही थी। सुरेश जी को देखकर पूछने लगी, कितनी देर में आएगा अमित? सुरेश जी ने कुछ नहीं कहा, बस प्रश्न किया, क्या बहुत दर्द है? हाँ में सिर हिलाने के बाद आशा जी ने फिर पूछा, कितनी देर? चलो बाहर किसी डॉक्टर को दिखा दो, पता नहीं क्या हो गया। अचानक आशा जी की बात करते हुए सुरेश जी उठने लगे। अरे अमित आ जाएगा, आप कहाँ परेशान हो रहे हैं? अमित को आने दीजिए, वही दिखा देगा, आशा जी ने कहा। सुरेश जी ने आशा जी से बिना नज़रें मिलाए कहा, पता नहीं कब आएगा और तुम कब तक दर्द सहती रहोगी। चलो बाहर निकलो, कोई ना कोई डॉक्टर मिल जाएगा। आशा जी चलने के लिए खड़ी हुई पर खड़ी ना हो पाई, फिर बैठ गईं। नहीं चला जा रहा, लगता है पैरों में जान ही नहीं रही है। अरे हिम्मत करो, आओ मैं पकड़ लेता हूँ, सुरेश जी ने कहा। नहीं रहने दीजिए, मुझे लेटा दीजिए बस। आशा जी ने आंखें बंद कर लीं और बेंच पर कराने लगीं। सुरेश जी बहुत विचलित हो गए। जैसे तैसे आशा जी को लेटाकर फिर फ़ोन निकाला और ना चाहते हुए भी नंबर मिलाया, लेकिन नॉट रीचेबल ही सुनते रहे। लाचार मजबूर सुरेश जी आशा जी के दर्द में डूबे चेहरे को देखते ही उनकी आंखें भर आईं। उनके इस हालात को वेटिंग रूम का एक सहायक बबलू बहुत देर से देख रहा था। वह रुमाल से अपनी आंखें पोंछ ही रहे थे कि उनके पास आकर बोला, क्या हुआ अंकल, कोई परेशानी? सुरेश जी ने आंसुओं से भरी आंखें लिए भारी गले से सारा हाल सुनाया। वह बोला, अरे अंकल, आप किस चक्कर में पड़े हैं? यह दिल्ली है, आपका बेटा और बहू, कोई आपको लेने आने वाला नहीं है। आप मेरी सलाह मानो, पहले आंटी को डॉक्टर को दिखाइए, फिर गाड़ी में बैठकर वापस घर चले जाइए। यह दिल्ली जितनी बड़ी है, यहाँ के लोग के दिल उतने ही छोटे हैं। रुकिए, मैं अभी डॉक्टर को लाता हूँ। सहायक बबलू चला गया। सुरेश जी उसकी बातों को याद करते हुए रोते हुए आशा जी के चेहरे को देखते रहे। लगभग 10 मिनट बाद वह सहायक डॉक्टर को साथ लेकर लौटा। डॉक्टर ने चेकअप किया तो कुछ दवाइयाँ लिखकर सुरेश जी को पर्चा पकड़ा दिया। सुरेश जी ने डॉक्टर से फ़ीस पूछी, लेकिन डॉक्टर ने यह कहकर मना कर दिया कि आप मेरे माता पिता की तरह हैं, आपसे कैसी फ़ीस? आप जल्दी ही मेरे घर चलकर दवाइयाँ ले लीजिए, मेरा मेडिकल स्टोर भी यहीं पास में है। सुरेश जी डॉक्टर के पीछे पीछे जाने को उठे, तभी बबलू ने कहा, अंकल आप आंटी के पास बैठे, मैं दवाइयाँ लेकर आता हूँ। डॉक्टर और सहायक को जाता हुआ देखकर सुरेश जी को आश्चर्य हो रहा था कि इस शहर में जहाँ अपने भी बेगानों जैसे हो गए, वहीं यह बेगाने लोग मेरी मदद कर रहे हैं। सुरेश जी आशा जी के पास बैठ गए। लगभग 15-20 मिनट बाद सहायक लौटा और उनकी दवाइयाँ सुरेश जी को दे दी। सुरेश जी ने आशा जी को उठाया और दवाइयाँ दी। बबलू अभी तक पास में ही खड़ा था। उसने सुरेश जी से कहा, अंकल आप बरेली से आए हैं ना? हाँ, आज सुबह ही तो। सुरेश जी अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। बबलू ने कहा, जी मैंने देखा था, आप इंटरसिटी से आए थे। अंकल जी वही गाड़ी अभी 1 घंटे बाद इसी प्लेटफॉर्म पर वापस जाएगी। यदि आप मेरी सलाह माने तो वापस चले जाइए, क्योंकि आपको लेने यहाँ कोई नहीं आएगा। अभी 4 दिन पहले एक अंकल आंटी पंजाब से आए थे। इसी वेटिंग रूम में 2 दिन तक अपने बेटे का इंतज़ार करते रहे, लेकिन वह नहीं आया और अंत में उन्हें वापस ही जाना पड़ा। वैसे यदि आप चाहें तो मुझे अपने बेटे का पता दे दीजिए, मैं आपको आपके बेटे के घर पहुंचा दूंगा। वह बात पूरी नहीं कर पाया था कि सुरेश जी ने जेब से 500 का नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लो बेटा, दवाई के पैसे ले लेना और हम दोनों का वापसी का टिकट भी ले आना। नोट लेकर बबलू चला गया। आशा जी को दवाइयों से कुछ आराम मिलने लगा था। बरेली की ओर जाने वाली ट्रेन भी प्लेटफॉर्म पर लग रही थी। टिकट लाकर और ट्रेन में आराम से बैठाकर बबलू ने कुछ बिस्किट, नमकीन,
जूस के पैकेट और फल आशा जी को दे दिए और उनके पास बैठकर अपने परिवार की बातें करने लगा। गाड़ी का सिग्नल हो चुका था। बबलू ने दोनों को उनकी यात्रा की शुभकामनाएं दी और उनके पैर छूकर वहां से चला गया। गाड़ी भी प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी कि तभी फ़ोन की घंटी सुनकर सुरेश जी ने फ़ोन उठा लिया। हेलो पापा, कहाँ हैं आप? अमित फ़ोन पर पूछ रहा था। सॉरी, रॉन्ग नंबर कहकर सुरेश जी ने फ़ोन बंद कर दिया और खिड़की से बाहर तेज़ी से पास होते हुए स्टेशन को देखने लगे। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।